हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग मिस्टी पीक के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सारे सोल्जर को रेडी कर लेता है और आखिरी में हमने देखा था कि शू फैंग फर्स्ट इमोर्टल के साथ अपने अपीयरेंस को बदल के मिस्टी पीक जाने के लिए रेडी हो जाता है। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फैंग और फर्स्ट इमोर्टल मिस्टी पीक पहुंच जाते हैं और वो दोनों उधर आके उधर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। इन सारे लोगों को देख के शू फैंग कहने लग जाता है, इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली इतना भी सिंपल नहीं है। उन लोगों ने तो इस वेडिंग के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किया है। अभी शू फैंग का ये बात सुन के फर्स्ट इमोर्टल कहने लगता है वो लोग इस वेडिंग के लिए कितना भी सेफ्टी अरेंजमेंट कर ले तब भी ये वेडिंग स्मूथली नहीं जाने वाला है। तभी दोबारा से फर्स्ट इमोर्टल शू फैंग को कहने लगता है, शू फैंग तुम मेरे घर में जाके थोड़ा रेस्ट करो, मैं जाके एंसिस्टर से उस जगह के की को ले आता हूँ। और ये कह के वो दोनों उधर से चले जाते हैं। तभी हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जिधर वेडिंग के लिए मिस्टर पीक को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया होता है। तभी हमें फर्स्ट इमोर्टल के कमरे में दिखाया जाता है जिधर शू फैंग होता है। तभी शू फैंग कहने लगता है कल ही तो शादी है मगर अब तक फर्स्ट इमोर्टल उस की को लेके इधर नहीं आए हैं। तभी अचानक से शू फैंग को दरवाजा खोलने का आवाज सुनाई देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उधर और कोई नहीं फर्स्ट इमोर्टल आए हैं। तभी फर्स्ट इमोर्टल को देख के शू फैंग कहने लगता है, सीनियर फर्स्ट इमोर्टल अब फाइनली लौट ही आए हैं मगर इतना देर कैसे लग गया। तभी फर्स्ट इमोर्टल शू फैंग को कहने लगता है, मैंने एंसिस्टर को बहुत समय से नहीं मिला था इसलिए उन लोगों ने मुझे बातें करने के लिए उधर ही रोक दिया था और उस बैंक्वेट को मैं इतना जल्दी छोड़ के नहीं आ पाया इसलिए थोड़ा देर हो गया। मगर तुम चिंता मत करो, तुमने जो चीज़ लाने को कहा था मैंने उधर से ले आया हूँ और यही वो की है जिसकी मदद से तुम स्पिरिचुअल फॉर्मेशन लेयर को खोल सकते हो स्टोन टेबलेट को लेने के लिए। और कल ही तो शादी है जिस दिन क्रिपलिंग 9 डेमोनिक सर्क के लोग इधर अटैक करके सारे लोगों को बिजी करेंगे जिसकी मदद से मैं तुम्हें उस जगह के अंदर आसानी से ले जा सकता हूँ। तभी ये सारे बात को सुन के शू फैंग फर्स्ट इमोर्टल को थैंक यू कहने लग जाता है। तभी फर्स्ट इमोर्टल शू फैंग को कहने लग जाता है, आज मैं उस स्टोन टेबलेट को देखने को गया था और उसे देखने से मुझे ऐसा लगा कि उसे रिफाइन करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है और मुझे ऐसा भी लगा अगर मैं उसे रिफाइन करूँगा मुझे कम से कम 1 साल का समय लगेगा। शू फैंग तुम इसे कैसे सक्सेसफुली रिफाइन करोगे इतनी जल्दी। तभी शू फैंग कहने लगता है, आप चिंता मत करिए, मैं इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लूँगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसे रिफाइन करके इमोर्टल ट्रांसफर मिस्ट्रेस टेक्निक को भी आधे दिन में ही सीख लूँगा। तभी इस बात को सुन के फर्स्ट इमोर्टल कहने लगते हैं, मैंने जो बात तुम्हारे बारे में सुना था वो गलत नहीं था, तुम रियली में ही एक मॉन्स्टर हो। इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को तुम्हें एनिमी बनाना नहीं चाहिए था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फैंग फर्स्ट इमोर्टल को पूछने लगता है, सीनियर फर्स्ट इमोर्टल क्या आपको जीलिंग और दूसरे लोगों के बारे में कुछ पता है, वो लोग फिलहाल कैसे हैं। तभी दिखाया जाता है फर्स्ट इमोर्टल शू फैंग को कहने लगता है, जियान क्यूचा अपने जूनियर ब्रदर के सेफ्टी के लिए बहुत ही डर रहा है इसलिए वो जीलिंग और बाकी सारे लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली फिलहाल जियान क्यूचा का पपेट बन चुका है इसलिए वो लोग भी जीलिंग और बाकी सारे लोगों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी इस बात को सुन के शू फैंग कहने लगता है, ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, अब तो हमें सिर्फ कल का ही इंतज़ार करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है शू फैंग आसमान की तरफ देख के सोचने लगता है, हमने कल का प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है मगर कोई नहीं जानता है कल क्या होने वाला है। इस वॉर में क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के हमारे बहुत सारे ब्रदर मर भी सकते हैं, साथ ही साथ जीलिंग और दूसरे लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है इसलिए मुझे कुछ भी करके इस फाइट को जीतना होगा। तभी हमें जियान क्यूचा और इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के एंसिस्टर को दिखाया जाता है जिधर जियान क्यूचा एंसिस्टर को एक मेडिसिन दे रहा होता है जिसको देख के एंसिस्टर उसे पूछने लगता है ये क्या चीज़ है। तभी जियान क्यूचा कहने लगता है, यह हमारे क्रश सॉइल शेक का एक ट्रेजर है जिसका नाम तिलिस्मान है। इसको बनाने में कम से कम बहुत ही सालों का समय लग जाता है। इसका पावर फॉरबिडन मेडिसिन जैसा ही होता है मगर इसका इफेक्टिवनेस और पावर उससे बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको सुन के एंसिस्टर जियान क्यूचा को पूछने लगता है, मगर इस ट्रेजर को तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तभी जियान क्यूचा कहने लगता है, क्योंकि कल वो कमीनी आने वाली है और उसे हैंडल करना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें तुम मेरी मदद करो।
तभी इस बात को सुन के एंसिस्टर कहने लगते हैं, तुम क्या टेंगताई के बारे में बोल रहे हो, मगर वो तो सिर्फ मार्शल लॉर्ड के 9 रैंक में ही है, तुम एक 9 रैंक के मार्शल लॉर्ड के बंदे से इतना क्यों डर रहे हो। तभी जियान क्यूसा कहने लगता है, वो सिर्फ मार्शल लॉर्ड के 9 रैंक में है, मगर ये सारा पुराना बात है, तुमने क्या कुछ समय पहले उस फिनोमिना को अपीयर होते हुए नहीं देखा था। मुझे लगता है वो फिनोमिना उसके ब्रेक थ्रू करने की वजह से ही हुआ था, शायद वो ऑलरेडी मार्शल किंग के फर्स्ट रैंक में पहुंच चुकी होगी। इस बात को सुन के एंसिस्टर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या वो फिनोमिना उस कमीनी औरत की वजह से हुआ था, इसका मतलब क्या वो एक डिवाइन बॉडी है। तभी दोबारा से एंसिस्टर कहने लग जाता है, अगर वो डिवाइन बॉडी है तो क्या हुआ, वो तो सिर्फ मार्शल किंग के 1 लेवल में है, इधर कोई डरने की बात नहीं है। तभी जियान क्यूसा कहने लगता है, हम लोग क्यों उसे कमीनी कहते हैं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी मार्शल किंग के फर्स्ट लेवल वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, और इसलिए जब वो कल आएगी तब पहले तुम उससे फाइट करना, जिसकी वजह से मुझे उसकी सारी एबिलिटी के बारे में मालूम हो जाएगा और आखिर में हम दोनों मिलके उसे आसानी से मार पाएंगे। और ये कह के एक इविल सा लुक देने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है ये कह के जियान क्यूसा उस कमरे से बाहर चला जाता है। तभी जियान क्यूसा के जाने के बाद एंसिस्टर अपने मन में सोचने लगता है, ये कमीना चाहता है कि मैं उस कमीनी के पावर को मेजर करूं और उसके सारी एबिलिटी को उसके सामने ले आऊं। अगर वो मेरे से पावरफुल हो जाएगी तो मैं उधर मर भी सकता हूँ। मगर वो उस पील को देख के कहने लगता है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ, मुझे टेंगताई और जियान क्यूसा को दोनों को ही मारना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एंसिस्टर उस शादी में आए हुए सारे लोगों को मिस्ट्री पीक में वेलकम करने लग जाता है। तभी सारे लोग इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के एंसिस्टर को देख के उधर हैरान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं, ये तो इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एंसिस्टर है, ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक बहुत ही बड़ा कैरियर आ जाता है बैंड बाजा लेके। तभी हमें दिखाया जाता है एंसिस्टर कहने लगता है, सारे लोग हमारे दूल्हे को वेलकम कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है उधर जियान क्यूसा आ जाता है। तभी जियान क्यूसा को देख के उधर आए हुए सारे लोग कहने लगते हैं, ये तो जियान क्यूसा है जो होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट का एक जीनियस है, ये तो बहुत ही पावरफुल है, ये तो ऑलरेडी मार्शल किंग के 4th लेवल में पहुंच चुका है। तभी जियान क्यूसा उधर आए हुए सारे लोगों को देख के कहने लगता है, ये सारे तो कूड़े हैं जो अच्छी तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शू फैंग और जीलिंग के बारे में कौन कौन जानता है, वो जियान क्यूसा सारे लोगों को पूछने लगता है। तभी बहुत सारे लोग कहने लगते हैं, हम जानते हैं। तभी जियान क्यूसा दोबारा से कहने लगता है, तुम लोग क्या जानते हो, जीलिंग शू फैंग की लवर थी। तभी इस बात को सुन के एक बंदा कहने लग जाता है, तुम आज ये सारे बातों को क्यों बोल रहे हो, क्या तुम आज शादी नहीं करने वाले हो। तभी जियान क्यूसा एक डिमोनिक लुक देख के सारे लोगों को कहने लगता है, मैंने ये सारा कुछ बोला है क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जीलिंग शू फैंग की लवर थी, मगर तब भी वो मुझे रोक नहीं पाएगा। मैंने उसकी लवर को जबरदस्ती उससे छीन लिया है और जबरदस्ती शादी भी करने वाला हूँ, तब भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं जीलिंग के साथ क्यों शादी कर रहा हूँ, इसका वजह है कि उसके पास एक डिवाइन बॉडी है और साथ ही साथ उसके बॉडी में एक क्रिपलिंग पिलेट है, जिसकी वजह से उसके सारे डिवाइन पावर सील है। जब वो 20 ईयर की हो जाएगी, अगर उस समय वो दूसरे आदमी के रिलेशनशिप बनाएगी, तब उसका सारा डिवाइन पावर उस आदमी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसलिए मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे सारा डिवाइन पावर मिल जाएगा। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे उसके बाद जीलिंग का क्या होगा। तभी जियान क्यूसा दोबारा से कहने लगता है, जीलिंग का हालत वैसा ही होगा जैसा कूड़े का होता है, क्योंकि जीलिंग कभी भी और कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी, आखिरकार वो लोगों का खिलौना बन के रह जाएगी। तभी ये सारा कुछ देख के इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का मास्टर अपने एंसिस्टर को पूछने लगता है, जियान क्यूसा ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है जो अपने आप को ये कह के बुरा दिखा रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से हम भी सारे लोगों के सामने बुरे बन गए हैं, क्योंकि हमने इस शादी को अरेंज करने के लिए उसकी मदद की थी। तभी इस बात को सुन के एंसिस्टर कहने लगता है, मैं जानता हूँ वो बहुत ही पागल है,
मगर वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम देखते जाओ वो क्या करने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है जियान क्यूशा के ये सारे बातों को सुन के एक ओल्ड मैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए जियान क्यूशा को कहने लगता है तुम तो बहुत ही कमीने हो, तुम तो जिंदा रहने के लिए भी लायक नहीं हो, तुम जल्दी से ईस्टर्न सी रीजन से बाहर निकल जाओ। तभी दिखाया जाता है के बात को सुन के जियान क्यूशा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है किसी को मेरे इधर होने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तभी हमें दिखाया जाता है जियान क्यूशा अपने एक अटैक की मदद से उस बंदे को उधर ही मार डालता है और सारे लोगों को कहने लगता है क्या बाकी सारे लोगों में से किसी को मुझसे और प्रॉब्लम है। और आज का ये एपिसोड इधर ही एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।